आपका अपना चैनल झारखंड सिलेबस में स्वागत है। आज देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 क्लास 10th विषय विज्ञान। समय 90 मिनट दिया हुआ रहता है, पूर्णांक 40 का। देखिए इसमें क्या कर रहा है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर अनिवार्य है। कुल टोटल प्रश्न 40 है, सबके लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, एक को सही विकल्प को चुनना है 4 में से, और अगर एक गलत भी होता है उसका माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हम अपना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए ऐसे करके रहता है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। बोल रहा है यह कोण अगर पूरा 90 डिग्री का बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। जब ये पूरा 90 डिग्री का बन रहा है और दोनों कोण क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो ये पूरा 90 डिग्री का बन रहा है तो ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो दोनों बराबर होना चाहिए। 45 कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है, 45 डिग्री। दूसरा नंबर देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए यह है कोई दर्पण लिए अवतल, और यहाँ पे जो रहता है पोल ध्रुव रहता है, ये जो होता है इसको बोलता है इस मुख्य अक्ष खींचे। यहाँ पे क्या रहता है एफ, और यहाँ पे सी वक्रता केंद्र या फोकस। तो बोल रहा है ध्रुव पोल, यहाँ पे ये ध्रुव है पोल, और वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाले को क्या क्या कहते हैं, इसको तो मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सी सही है, मुख्य अक्ष। तीसरा नंबर, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। एफ का मान कितना बोल रहा है 16 सेंटीमीटर, तो आर का मान पूछ रहा है। तो आर बराबर एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है r/2। तो एफ कितना दिया हुआ है 16, तो हमको क्या पूछ रहा है आर निकालने बोल रहा है। तो देखिए जो बटे में तैयार है गुना होता है 16 गुना 2 इक्वल टू आर, 16 दूना 32 सेंटीमीटर इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 32। इसका ऑप्शन ए सही है, 32 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो बोलता है अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब रखा जाए, वस्तु कहाँ पर रखा जाए। यहाँ फोकस रहता है, ये सी रहा, ये पोल रहा ध्रुव। बोलता है कहाँ पर रखा जाए जो कि हमारा जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलेगा। कहाँ पे रखा जाएगा, हम लोगों का ध्रुव और अगर फोकस के बीच, ये ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कहीं रखेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, ध्रुव और फोकस के बीच में। 5वां नंबर, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। किसका बोल रहा है उत्तल दर्पण का, तो पहला दिया है गाड़ी का साइड मिरर में। गाड़ी का जो बगल का साइड मिरर पीछे देखने के लिए होता है, उसमें कैसा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, ये सही है, ऑप्शन ए। इसका 6 नंबर देखते हैं, बोल रहा है जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश किस घटना को दर्शाता है। तो ये तो है, बाल्टी में अगर सिक्का को डालेंगे तो एक कोना क्या लगेगा, ऊंचा दिखाई देगा। तो बोल रहा है वो क्या दर्शा रहा है, कौन, तो प्रकाश का। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रकाश का अपवर्तन। 7 नंबर देखिए, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। मतलब लेंस का जो है किस बिंदु पर प्रकाश का मुख्य पथ विचलित नहीं होती है, प्रकाशीय केंद्र पर, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं अब डी नंबर, 8 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों कि। तो बोलता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं हम लोग, किसी प्रकाश की किरणें को एक जगह से एकत्रित कर लेता है। जैसे देखिए कोई उत्तल लेंस लिए और क्या कर रहा है, इधर से ये गया यहाँ पे आया, फिर इधर से यहाँ आया यहाँ पे आ गया, और फिर इधर से भी आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो एकत्रित कर लेता है, एक जगह पे क्या करता है एकत्रित कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। जैसे हम लोग धूप में चलते हैं तो जैसे धूप लगता है तो पुतली क्या करता है, वो जैसे धूप में जाएगा थोड़ा आँख छोटा कर लेगा, फिर जैसे ही ठंडा में आएगा आँख को
बड़ा कर लेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पुतली। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? सामान्य का क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए 11, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो बोलता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्या होती है? उल्टा और वास्तविक फिगर बनता है मानव नेत्र में। इसके बाद देखिए 12 नंबर, जरा दूरदृष्टि होने का क्या कारण है? समंजन क्षमता घटता है, तभी हमको जरा दृष्टि दोष होता है। इसका निवारण के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग से ठीक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समांजन कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? बोलता है ये जो दिया हुआ है कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कौन संतुलित है? तो देखिए हम लोग तीसरा नंबर हमको लग रहा है संतुलित है। कैसे? इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ 3F है, यहाँ भी Fe3 है, यहाँ 4H2 मतलब 8 है, यहाँ भी 8 है, और O भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये संतुलित था। इसका देखते हैं 15 नंबर 15 नंबर, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन और अपचयन पूछ रहा है। तो उपचयन कब होता है? ऑक्सीजन जुटता है। और अपचयन कब होता है? ऑक्सीजन घटता है। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? H2 में, ये मेरा उपचयन हो गया, और CO से निकल रहा है मेरा अपचयन हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए देखते हैं 16 नंबर में क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक, भाग लेने वाला को। इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं 17 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो इसका क्या बोल रहा है? तो क्या होता है? बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर देखिए CH4 प्लस 2O2 जब रिएक्शन करा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बन गया। तो ऊर्जा जब भी बनता है वो ऊष्माक्षेपी में बनता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है 18 का। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर, A प्लस अम्ल जब लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण कर रहा है तो कब करता है? इसका ऑप्शन सी सही है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पदार्थ डालने पर लाल नहीं हो जाएगा? तो ये जब क्या कहता है हम लोग जो बना रहे हैं इसको बोलता है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए NaOH पे इस पर अगर डालेंगे नीला लिटमस तो लाल नहीं होगा। 21 नंबर देखते हैं, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय कलन जल मौजूद रहता है? क्रिस्टलीय कलन जो जल मौजूद रहता है वो किस में रहता है? डॉट करके अगर डॉट H2O 5H2O 6H2O दिया रहा है तो क्रिस्टलीय जल उसमें मौजूद रहता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 22 नंबर देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या आता है? Na2CO3 का। इसमें थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, इसका होगा आंसर जो Na2CO3, ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं 23 नंबर, बोला जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि H प्लस आयन उपस्थित रहता है। अगर H प्लस आयन उपस्थित रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। इसका 24 नंबर में देखिए, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, तो इसमें पदार्थ का क्षारक कौन है? तो क्या पूछ रहा है हम लोगों को? क्षारक। तो क्षारक क्या होता है? ये हो गया डी, ऑप्शन सही 14। मतलब 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा ये तो होता है क्षारक होता है। इसके बाद देखिए 25 नंबर, इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखते हैं 26 नंबर, भोजन एवं
अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। एक जगह से क्या करता है, दूसरी जगह कौन ले जाता है, संवहन, संवहन के द्वारा। इसके बाद देखिए 27, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ का आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें हम लोग को किसका आवश्यकता नहीं होता है, जल का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी होता है। तो किसका नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी सही है। 28 नंबर देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। मनुष्य में परजीवी पोषण प्राणी है, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। और प्राणी समभोजी पोषण जो होता है ये अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। हम लोग जो है दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य क्या होता है, परजीवी पोषण प्राणी होता है। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो बोलता है वसा को पाचन करने के लिए हम लोग का कौन सा एंजाइम पूछ रहा है, तो लाइपेज होगा। ऑप्शन डी सही। अगर यही बोलता है प्रोटीन तो हमारा ट्रिप्सन हो जाता है, ये ट्रिप्सन। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, शोषण प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है, मतलब कहाँ टूटता है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 31, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संबंध किसके द्वारा होता है। पौधे में जो पत्तियों द्वारा भोजन बनता है उस किसके द्वारा उसमें पूरा में फैलता है, संवहन होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। इसका देखिए 32 नंबर, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। तो किसी भी जीव को हम लोगों को बनाने के लिए, शरीर मतलब अस्तित्व रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखते हैं 33 में दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये जो चित्र दिया गया किस प्रकार का जनन दर्शा रहा है, तो ये जो हम लोगों को दर्शा रहा है कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखिए 34 नंबर, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवेद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को हम लोग अंकुरन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए 35, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है। तो बोलता है गर्भाशय में जो निषेचन होता है किस भाग से होता है, डिंब वाहिनी में होता है, डिंब वाहिनी भाग में होता है। अब देखते हैं 36, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जैव बोल रहा है, जल के लिए बोल रहा है, तो जल, ये ऑप्शन सी सही। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखते हैं 37 नंबर 37 नंबर, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो सौर सेल में इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या सीमाएं, अत्यधिक ये महंगा होता है, ये सब कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हम जानते धूप से हो जाता है, सस्ता टाइप का लगेगा, लेकिन इसको खरीदने में जो है ना अत्यधिक पैसा लगता है, इसलिए बहुत अत्यधिक महंगा है, इसलिए सौर सेल का उपयोग में सीमाएं है। 38 नंबर, नाभिक ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं है। तो नाभिक की ऊर्जा का ऑप्शन डी सही है। नाभिक के अपशिष्ट का भंडारण से समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है। तो इसमें जो होता है हम लोग का सीएनजी, अगर सीएनजी ऑप्शन नहीं रहता तो मेरा एलपीजी होता, लेकिन किसमें क्या हो जाएगा, सीएनजी गैस का जो है ना बहुत ही अच्छा होता है पर्यावरण के लिए। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में किस 40 नंबर, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किसमें होता है, ताप विद्युत या संयंत्र में। ऑप्शन ए सही है।